जी, पुष्पेंद्र जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया और जो मैं देख पा रहा हूं वो एक विशेष अंतर है। एक जिसको अंग्रेजी में चॉक एंड चीज कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। ये हमारे देखने का, नजरिए का, आस्था का अंतर है। आप और मैं और इस देश का हिंदू समाज इस देश को अपना देश मानता है। इस सरकार को, इस व्यवस्था को, इस प्रधानमंत्री को, इस संसद को अपनी संसद मानता है। यहाँ की पुलिस को, यहाँ की सेना को, यहाँ के न्यायालयों को अपनी व्यवस्था मानता है। इसलिए वो इनसे अपेक्षा पालता है। इसलिए उसको लगता है कि मैं अपने सामर्थ्य का, अपनी क्षमता का इनके सामने स्वयं आत्मसमर्पण करूंगा और ये मुझे जैसे चलाएंगे, जैसे रखेंगे, रहूंगा। लेकिन जो अन्य समुदाय हैं, क्योंकि वो इस भूमि से इतर आस्था रखते हैं, इस व्यवस्था के बाहर भरोसा रखते हैं, उन्होंने अपनी समानांतर व्यवस्थाएं पैदा कर ली हैं, उन्होंने अपने आप को इस व्यवस्था के समानांतर संगठित कर लिया है। वो यहाँ की पुलिस, यहाँ की आर्मी, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के संविधान से ऊपर किसी व्यवस्था में आस्था रखते हैं और इसलिए वो वहां संगठित हैं, इसके समानांतर संगठित हैं। उन्होंने अपनी क्षमताओं का आत्मसमर्पण नहीं किया है, बल्कि उसका संचय किया है। उन्होंने अपनी कैपेसिटीज बनाई हैं और इसके कारण आज उनका प्रभुत्व दिखाई पड़ता है, उनकी आक्रामक दिखाई पड़ती है। वो इलाके की पुलिस के भरोसे नहीं है। उन्होंने अपने राजनीतिक दल पटा लिए हैं। उनको भरोसा अपने उन लोगों पर है जो उनके पालतू हैं, उनके वोटों पर पलते हैं और वो उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। हिंदू इस भोलेपन में मारा जाता है कि उसको लगता है कि अब ये एक आजाद देश है, मेरी चुनी हुई सरकार है, संविधान है, व्यवस्था है, पुलिस है, आर्मी है, न्यायालय है, मुझे क्या जरूरत है। इसलिए आज आवश्यकता, जब आप कह रहे हैं कि हमको सरकार से इतर सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस पर आपने भरोसा किया, आपने आशा रखी, उसी ने आपकी उपेक्षा की। ये हमेशा होता है। उपेक्षा की गुंजाइश वहीं पैदा होती है जहां आप अपेक्षा पाल लेते हैं। शायद ये हमारी भूल थी कि हमने इसको आजाद देश समझा और अपनी चुनी हुई सरकारों को अपनी सरकार समझा, हमें जवाबदेह समझा। आप ठीक कह रहे हैं, हमने भूल की। हमें नहीं मालूम था कि इस सत्ता अधिष्ठान के ऊपर भीतर से एक शिकंजा है। वो शिकंजा वोट के गणित का है। वो शिकंजा शत्रु से अनुमोदन प्राप्त करने की मानसिकता का है। ये एक बड़ा भयावह शिकंजा है। ये सबका विश्वास शिकंजा है। ये छात्रवृत्तियों का शिकंजा है, कदर चढ़ाने का शिकंजा है और ये शिकंजा बिल्कुल हमारे शीर्ष तक पहुंच चुका है, हमको भीतर से कस चुका है और हम इस मुगालते में हैं, इस भ्रम में हैं कि ये हमारी व्यवस्था है, हमारी चुनी हुई व्यवस्था है, हमने वोट देके चुनी है, इसलिए हमको नहीं। आज आवश्यकता यह है कि हमें सबसे पहले ये भ्रम त्यागना पड़ेगा कि हम किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री, किसी न्याय व्यवस्था के भरोसे रह सकते हैं। हमको 31 वर्ष हो गए, न्याय नहीं मिला सर्वोच्च न्यायालय से। याचिकाएं देने के बाद भी, बार बार याचिकाएं देने, और ही न्यायालय के लिए रात 2 बजे खुलते हैं। वही न्यायालय अजमल कसाब के लिए पौ फटने पर खुलते हैं। वही न्यायालय अफजल गुरु की फांसी को 8-8, 9-9, 10-10 साल टालते हैं। ये न्यायालय हमको न्याय नहीं देते हैं, ये व्यवस्था हमारे लिए नहीं है। तो जिस दिन हम अपना ये भ्रम निकाल बाहर फेंकेंगे, ये अपेक्षा पालना छोड़ देंगे,
उस दिन हम खुद अपने स्तर पर संगठित होंगे, टोलियां बनाएंगे, अपनी क्षमता विकसित करेंगे, आत्मरक्षा की क्षमता विकसित करेंगे। जब तक वो क्षमता नहीं होगी, हम इसी तरह पिटते रहेंगे। हम संगठनों से अपेक्षा पाल लेते हैं। वो संगठन तो ऐलान कर चुके हैं, अपने घरों की छतों से ऐलान कर चुके हैं कि इस देश का 130 करोड़ पूरा का पूरा जन हिंदू है। तो फिर हरदंगा ही हिंदू है, आपको क्या परेशानी हो रही है? हिंदू ही तो हिंदू को मार रहा है। वो तो ये कह चुके हैं कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। अपने शीर से ये घोषणा कर चुके हैं, इसके ऊपर किसी को कोई मुगालता नहीं होना चाहिए, खुले में कह चुके हैं। तो हम किस भ्रम को पाले बैठे हैं? वो क्यों आएगा मदद के लिए? उसने तो अपना सिद्धांत बघार दिया है, कह दिया है। तो आज इन बातों पर आंखें खोलने की आवश्यकता है। मैंने वीडियोस देखे हैं जहां औरतों को बालों से पकड़कर घसीटा जा रहा है मुष्टंडों द्वारा, खून खौलता है। छोटे छोटे निरपराध बच्चों को फुटबॉल की तरह किक मारा जाता है। वो किसी पार्टी के सत्ता में जाने के प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ गए हैं। बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पोस्ट पोल वायलेंस है। बाकी राज्यों में चुनावी हिंसा होती है, रैली में होती है, चलिए वोट डलने वाले दिन को हो जाती है, चलिए गिनने वाले दिन भी हो जाती है, तनातनी हो जाती है, लेकिन जब एक फैसला आ जाता है तो लोग अपना अपना भाग्य स्वीकार करके निकल जाते हैं। बंगाल में उस दिन का इंतजार किया जाता है जिस दिन वोट गिन के पता चलेगा कहां से कितने वोट मिले, या कौन बढ़ चढ़ करके चुनाव रैलियां ऑर्गेनाइज कर रहा था, धरने प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कर रहा था, घरों में झंडे लगा रहा था। चिन्हित कर लिए जाते हैं कि जिस दिन फैसला आएगा उस दिन इनका फैसला करेंगे। और ये किसी निरपराध हिंदू के घर ईंटा फेंक कर शुरू नहीं हुआ। ये सबसे पहले नंदीग्राम में उस जीते हुए उम्मीदवार के पार्टी के ऑफिस को जलाकर, जिसने ममता बनर्जी को हराया था। ताकत देखिए, ये दुस्साहस देखिए। आपने वो मंजर भी देखा जब चुनावों से 6 महीने पहले से भाजपा के कार्यकर्ताओं से लटका कर गए, लटके पाए गए बिजली के खंभों से, अपने ग्रिल से, अपने दुकान शटर से लटके पाए गए। क्या कर लिया आपने शिकायतें करने के अलावा, याचिका करने के अलावा? इस दुस्साहस की कमर कैसे तोड़ दी है, इसका आपने क्या उपाय किया? क्या बताया आपने कार्यकर्ताओं को कि हम आपकी लाशें दिखा दिखाकर सहानुभूति बटोरेंगे? हम आप जलते हुए मकान दुनिया में दिखा दिखाकर लोगों को बताएंगे कि कितने बुरे लोग हैं ये करेंगे आप? इस भरोसे बैठे आपके लोग, इस भरोसे निकले वो यंग लड़के, एक ट्वीट करके एक बयान जारी कर देंगे, कड़ी निंदा कर देंगे, विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, याचिका लगी जाएगी कहीं। अरे साहब, ये याचिकाओं और प्रेस विज्ञप्तियों से टलने वाले लोग हैं। आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? पुष्पेंद्र भाई, मैं तब मानता इस सरकार की इच्छा शक्ति को अगर वो ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण 2 दिन के लिए टालते और गवर्नर 48 घंटे के लिए आर्मी के हवाले करते बंगाल को और कहते कि पहले स्थितियां ठीक होंगी,
फिर सत्ता हस्तांतरण का नाटक होगा। ये सब कुछ यथावत चल रहा है। चुनाव निपट गया, चलिए अगला प्रदेश कौन सा है वहां देखा जाए, यहां खेल खत्म। ऐसे नहीं चलेगा।